हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा है 15/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के शिफ्ट वाइज साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। और ये इस सीरीज में हमारा पार्ट नंबर 56 वीडियो है, यानी कि इससे पहले जो भी शिफ्ट हुई थी उनके वीडियो हैं वो मैंने बना दी हैं और उनको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो ग्रुप डी साइंस 2018 नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आपका कोई भी डाउट है तो वहां हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए, कार्य करने की दर होती है ना, उसे हम बोलते हैं शक्ति, यानी कि P = W/T, यानी कि जो आपका कार्य है और बटे टाइम है दोनों का जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं शक्ति, यानी कि पावर। यानी कि कार्य करने की दर होती है उसे हम शक्ति बोलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए ये आपके आते हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के अंदर। तो मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी की केमिस्ट्री वो कंप्लीट करा दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है साइंस के अंदर। मैंने फिजिक्स अप्रोक्स पूरी करा दी है, 1-2 लेक्चर बाकी हैं। आपको केमिस्ट्री है वो मैंने पूरी करवा दी है और बायो चल रही है, उसके भी मैं लेक्चर्स आपको जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करवा दूंगा। तो देखिए उस टाइम आपको बताता हूँ कि मोल जो होते हैं, ठीक, अणु जो निकलते हैं, परमाणु संख्या जो होती है वो मोल के सूत्र से निकलती है और उसका सूत्र होता है भाई ग्राम में भार, ठीक है, ग्राम में भार बटे अणुभार। ये इसका सूत्र होता है मोल की संख्या निकालने का। अब देखिए ग्राम में भार कितना है 16 और ऑक्सीजन का अणुभार कितना है 16, तो यानी कि 16/16 मतलब 1 मोल। अब 1 मोल में आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 मोल में जो परमाणु होते हैं ना वो होते हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं इसको, और ये होता है 6.022 10⁻23। तो आपको ध्यान रखना जब भी आपसे जितना ग्राम उसका भार दे रखा है ना और उसमें पूछे भाई कितने अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 6.022 10⁻23 ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा जो आपका एलिमेंट दे रखा है वो अलग है, डिफरेंट है। तो देखो आपको देखा है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो आप इनको देखेंगे ना तो आप पाएंगे भाई ऑक्सीजन है ना वो आपके एक नॉन मेटल होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल है, जबकि तीनों की तीनों है वो आपके मेटेलॉइड्स है। वो मेटेलॉइड्स नहीं मेटल है, तीनों की तीनों आपकी धातु है, जबकि पहली है ऑक्सीजन वो क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से है। मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलग से 4 वीडियो बना दी हैं। एक वीडियो में आपको ट्रिक याद कराई है, दो वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन और एक में आपको थ्योरी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस आपका। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उन वीडियो को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन केमिस्ट्री में जाकर। तो देखिए पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्तन के कितने पीरियड है और कितने आपके ग्रुप हैं। तो देखिए ग्रुप जो होते हैं यानी कि आपके समूह हैं वो तो होते हैं 18 और जो आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं वो आपके आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं 7। आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में हेनरी मोजलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये होता है आपका अवतल दर्पण। इसमें देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है F, ये होता है C और ये होता है अनंत। तो आपसे बोला कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर यानी कि यहाँ C और अनंत के बीच रखा गया है यहाँ पर, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, एक तो यहाँ से जो प्रकाश किरण है वो गुजरती है तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है, दूसरी आपको गुजारनी है हमेशा इसके फोकस से गुजरेगी और इसको वापस टकरा कर यहाँ लौटेगी, तो इसका प्रतिबिंब है ना यहाँ बनता है C और F के बीच। और गाइज ये जो है आपके प्रतिबिंब का निर्माण उनको मैंने अलग से करा दिया, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको क्लास 10 चैप्टर 9 प्रकाश वाला दिखेगा। पूरा अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन के नियम बहुत ही सिंपल भाषा में ट्रिक के साथ आपको बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं कि CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, उसका रासायनिक जो सूत्र होता है उसमें कितना द्रव्यमान होता है। अब देखिए CaCl2, देखिए कैल्शियम होता है, कैल्शियम को होता है 40 प्लस 2 Cl है ना, 1 Cl का होता है 35.5, कितना होता है 35.5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके 2 से। तो देखिए 35.5 × 2 ये हो जाएगा 71 और प्लस 40 करना है, तो 71 + 40 कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उभयचर जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं, ऐसे जीव जो आपके धरती पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं आपके उभयचर यानी कि एम्फीबियन। तो एम्फीबियन के अंदर क्या पाए जाते हैं आपसे पूछा है, तो भाई एम्फीबियन होते हैं ना उनके अंदर बिना पंख वाली ग्रंथि पाई जाती है
और उनके अंदर त्वचा पाई जाती है। मतलब उनकी जो शारीरिक संरचना होती है ना, उनमें पंख नहीं होते। पहली बात तो जो कि आपके उभयचर होते हैं, जो आपके धरती पर रह सकते हैं और पानी में रह सकते हैं, उनमें पंख नहीं होते हैं और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। मतलब उनके आपके कहते ग्रंथि नहीं होती है, ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। ग्लैंड लेस स्किन पाई जाती है और पंख तो होते ही नहीं है, विंगल होते ही नहीं है, ठीक है, विंग्स होते नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बस है वो आपके विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, ठीक है। एक बस है वो आपके विराम अवस्था से चलना शुरू करी तथा वह एक निश्चित त्वरण के साथ पहाड़ी से नीचे उतरती है। यानी कि विराम अवस्था का मतलब है कि u बराबर 0, ठीक है, लिख लेते हैं। यदि वह 10 सेकंड, ठीक है, यदि वह 10 सेकंड में, यानी कि टाइम दे रखा है 10 सेकंड, लिख लिया। यदि वह 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी, यानी कि s बराबर लिख लिया 200, ठीक है, 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, त्वरण हम कैसे निकालते हैं? त्वरण हम ऐसे निकालते हैं कि भाई v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था, अंतिम वेग कितना हो गया, और बटे टी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम त्वरण निकालते हैं। अब देखिए त्वरण हम कैसे निकालेंगे? त्वरण निकालने, देखिए हमारे पास u का मान तो पहले दिया है कि सर u का मान हमारे पास है, लेकिन सर v का मान नहीं है। v का मान कैसे निकाले? तो पहले v का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए वेग है ना v, वो क्या होता है? दूरी बटे समय। भाई दूरी आपको दे रखे 200 मीटर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 10 मीटर, तो इसको काटेंगे तो v आ गया 20। तो देखिए आपको करना है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 20 माइनस u आपको दे रखा है 0 और टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो 20 बटे 10 करेंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको पहले इस प्रश्न में v का मान ज्ञात करना है, फिर आपको v माइनस यू अपॉन टी जो कि a के बराबर होता है, मतलब आपका त्वरण जो होता है a वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो इसके लिए आपको पहले v ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसे वैल्यू में रखना पड़ेगा और फिर अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 14 किलो की एक वस्तु है, वो आपके भूमि से धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करो यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको देखा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई वस्तु किसी हाइट पर स्थित होती है ना, तो उसमें हमेशा गाइस पाई जाती है स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा का मान होता है mgh। तो देखिए m का मान दे रखा है 14, ठीक है, g का मान आप 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, और h जो है उसका मान आपको दे रखा है 5, ठीक है। तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, हल करना है, आंसर है जो आ जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है और हल करना है, आंसर अपना आ जाएगा। जूल के अंदर जो भी आएगा आप इसको हल कर लेना गाइस, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, वो एक जब उसको जलाया जाता है तो वह एक सफेद चमकदार लौ के साथ जलता है, और जलने के बाद, ठीक है, वो एक पाउडर में बदल जाता है। तो उस पाउडर होती है ना, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो मैग्नीशियम रिबन उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो रंग होता है वो गाइस होता है व्हाइट, यानी कि सफेद, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे शरीर में मांसपेशी उत्तक होता है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू होता है, उनका कार्य क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन थे, ऑप्शन में सारे के सारे आपके जो ऑप्शन है ना सारे के सारे गलत है गाइस, ठीक है। आवागमन के लिए, विकास के लिए, पीने के लिए, श्वास लेने के लिए, सारे के सारे ऑप्शन इसमें गलत है। इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था, लेकिन मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ कि हमारे शरीर में जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर में क्या होता है कि मूवमेंट के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में एक तरीके से जैसे हमारा शरीर जो होता है ना उसमें हलचल पैदा करने के लिए होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में हम हाथ उठा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना वो इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन क्या लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है तो रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया भाई, आवागमन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि भाई हमारे शरीर में संचरण के लिए, जैसे कि हम हाथ उठा सकते हैं, है ना, हाथ पैर चला सकते हैं, तो ये हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना उनकी मदद से ही होता है, ठीक है। हमारे शरीर में गति जो होती है ना, हमारे शरीर में हाथ पैरों हम घुमा सकते हैं, या आपके मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है। और गाइस टिश्यू का एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें टिश्यू के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना उत्तक वाले सारे मैंने करा दिए हैं, तो आप उसको देख लेना बायो वाले सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी धातु होती है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, मतलब आपके एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उन्हें बोल जाता है आपके एम्फोथेरिक एसिड। तो ये आपका बनाता है एल्यूमिनियम, क्या बनाता है गाइस? एल्यूमिनियम जो होता है वो आपका Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है ना, ये आपका उभयधर्मी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके सत्य है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यदि हम तापमान को कम करते हैं, यानी कि तापमान को डिक्रीज करते हैं
तो तथा दाब को बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय जो गैस होती हैं उनको द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। हम जो घरों में एलपीजी या सीएनजी का सिलेंडर काम में लेते हैं उसमें क्या करते हैं, जो गैस ही होती है उसको लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, उसको द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका सही। दूसरा देखते हैं, एक ठंडे दिन का मतलब होता है कि भाई वायुमंडलीय ताप का उच्च होना। गलत बात है भाई, ठंडे दिन का मतलब है कि आपका वायुमंडल का ताप कम रहेगा, लेकिन इसमें बोला कि तापमान का उच्च होना। तो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो आपके गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा केवल कथन पहला सत्य है। ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शिफ्ट में कम से कम 30-40 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको 2 कथन दे दी जाते हैं और पूछता है कि भाई निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला दे रखा है कि एल्यूमिनियम की जो गति होती है ना वो 6220 मीटर प्रति सेकंड होती है 25 डिग्री पर, जो कि गलत है। दूसरा आपको दे रखा है कि निकल के अंदर ध्वनि की गति होती है वो 6040 होती है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि भाई किस किस की गति किसके माध्यम में कितनी कितनी होती है। और यहां से गाइस पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए आपकी सबसे अधिक ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाता है कि भाई ध्वनि की गति होती है सबसे अधिक किसमें होती है, तो एल्यूमिनियम के अंदर पाई जाती है जो कि होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल की है, स्टील की है, लोहा की है, पीतल की है। इस प्रकार द्रव की बात करें, द्रव के अंदर सबसे ज्यादा होती है वो समुद्री जल के अंदर पाई जाती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगर गैस में बात करें तो गैस में आपके हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है 1284। और क्वेश्चन वायु का बहुत बार पूछा था, वायु में ध्वनि की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपके सीरीज है 25 डिग्री सेल्सियस पर भाई कितना कितना आपके चाल होती है ध्वनि की किस किस माध्यम में। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 2018 में हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि भाई केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, सही है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई किसका गलनांक होता है बहुत ही लो होता है। ठीक है, किसका गलनांक होता है बहुत ही लो होता है। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट अगर लगातार आप देख रहे होंगे तो बताया था मैंने आपको कि सीजीएम और गैलियम होता है ना, सीजी और जीए, सीजी नहीं सीएस, आपका सीजीएम सीएस और जीए गैलियम, ये दोनों होते हैं ना गाइस, इनको आप हथेली पर रखते हो तो ये पिघल जाते हैं क्योंकि इनका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके गैलियम दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में तो गैलियम है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका लैंग्वेज का खेल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इधर रखिए भाई एक लिफ्ट है, ठीक है, एक आपके लिफ्ट है जो 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है। ठीक है, एक लिफ्ट है जो आपके मान लीजिए ये आपकी बीच की दूरी है, तो लिफ्ट या तो नीचे की ओर जाएगी भूमि में ऊपर या ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि ये लिफ्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चल सकती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी। लेकिन आपको प्रश्न में यह दिया गया है कि भाई अगर वो तो ऊपर की ओर चलती है, ठीक है, तो उसकी दूरी को प्लस से दर्शाएंगे, और अगर नीचे की ओर चलती है तो उसकी दूरी को नेगेटिव दर्शाएंगे। तो आपको बोला है कि वो आपके माइन शाफ्ट में उतरती है, तो आपको ध्यान रखना है माइन शाफ्ट होता है आपके नीचे की ओर, है ना, ग्राउंड फ्लोर नीचे की ओर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी चेक करती है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 60 गुणा कर देंगे 500 मतलब 300 मीटर। लेकिन ध्यान रखना 300 मीटर अगर ऊपर जाती ना तो प्लस वैल्यू होती। ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो मिलेगा कि -300 मीटर, यानी कि नीचे की ओर दूरी प्रश्न में स्पष्ट बोला है कि भाई नीचे की ओर दूरी को नेगेटिव में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मादा जो होती है उसमें अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि आपके जो फीमेल्स होती हैं उनमें एग सेल होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए ओवेरी जो होती है, अंडाशय होती है, ठीक है, वहाँ आपके जो एग्स हैं उनका निर्माण होता है और स्टोरेज भी वहीं होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर जो एग्स होते हैं उनका फॉर्मेशन वहीं होता है और स्टोरेज भी आपके अंडाशय के अंदर ही होता है, ओवेरी के अंदर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं के ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है भाई जीव विज्ञान में जो जीव होते हैं ना उनमें जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं। तो आपको पता होगा इस एटीपी के रूप में जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो भी जीव जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो एटीपी के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। चलिए
अगला आपसे पूछे कि भाई एक जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो पहले तो आप सोचो भाई जूल किसका मात्रक हो सकता है। जूल आपके मात्रक होता है कार्य का और जूल का। तो भाई कार्य जो होता है ना, कार्य W, वो होता है Fs, यानी कि कार्य होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए बल होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। एस होता है विस्थापन, इसका मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, तो देख लीजिए भाई न्यूटन इंटू मीटर आपको वहां मिला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको न्यूटन इंटू मीटर दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए फोटोग्राफी में आपके पता होना चाहिए कि AGCL और AGBR दोनों का उपयोग होता है ना। AGCL का उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी, भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज होता है ना, तब आपके दोनों का यूज किया जाता है, AGCL का भी और AGBR का भी, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, फोटोग्राफी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपके विद्युत वाला चैप्टर से रिलेटेड है, जिसको मैंने करा दिया है, ठीक है। तो देखिए आपसे बोला है कि भाई 10 वोल्ट के विभवांतर हैं, ठीक है, और उस वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदु हैं उनके बीच आपको क्या करना है, स्थानांतरण करना है। और भाई 4 कूलाम आवेश है, ठीक है, यानी कि आपसे बोला है कि कोई तार है, ठीक है, इसका एक सिरा ये है, इसका एक सिरा ये है, इसमें आपको मान लेते हैं ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। तो ये जो तार है ना, इसका विभवांतर आपको दे रखा है 10 वोल्ट, तो इसके बीच हमको 4 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना है। तो गाइज ये आपके परिभाषा हो जाती है विभवांतर की। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि भाई आपका किसी भी आवेश को आपके परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है उसे बोलते हैं विभवांतर। यानी कि विभवांतर होता है किया गया कार्य बटे आपका आवेश। क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश। यानी कि कार्य को हम निकालेंगे तो कार्य होता है विभव इंटू आवेश। तो कार्य होता है W बराबर विभवांतर यानी कि V, और आपका आवेश होता है Q। तो देखिए V का मान आपको दे रखा है भाई 10, Q का मान दे रखा है 4, तो आंसर आ जाएगा 40। और 40 क्या आएगा, 40 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है गाइस जूल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई वेग में परिवर्तन होता है बटे परिवर्तन में लगाया गया समय। यानी कि वेग में परिवर्तन मानते हैं कि पहले वेग अंतिम वेग v है, पहले वेग u था, और इसमें लगने वाला समय ये किसको प्रदर्शित करता है, किसका सूत्र है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये आपका त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तथा अगले 6 सेकंड में 70 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत गति कितनी होगी। देखिए औसत गति क्या होती है, जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो आपकी होती है भाई टोटल डिस्टेंस कितनी चली बटे टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी होगी भाई 30 मीटर, और 70 मीटर कितनी होगी 100 मीटर, और टाइम कितना लगा 4 सेकंड प्लस 6 सेकंड कितना 10 सेकंड। तो भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत गति है वो आ जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसका अवलोकन किया था। पिछली शिफ्ट में आपने इसी क्वेश्चन को ऐसे देखा होगा कि भाई सबसे पहले उत्प्रेरक का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि भाई डोबेराइनर था, उसने उत्प्रेरक के रूप में किस तत्व का आपके सबसे पहले अवलोकन किया था। तो आपको पता होना चाहिए प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम सबसे पहले आपके आविष्कार किया गया था आपका, मतलब एक तरीके से कैटलिस्ट के रूप में, एक तरीके से उत्प्रेरक के रूप में आपके डोबेराइनर ने सबसे पहले बताया था कि भाई हम प्लेटिनम का उपयोग आपके उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई कौन सा नियम होता है वो आपके विभवांतर यानी कि V और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा V और I के बीच आपका एक ओम का नियम होता है, V समानुपाती I, इसे बोलते हैं ओम का नियम, और ये होता है V बराबर IR, है ना। क्या होता है, ओम का फेमस नियम होता है V बराबर IR, जहाँ V होता है विभवांतर, I होती है विद्युत धारा, और R होती है प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आपका ओम का नियम होता है जो कि आपके विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को बताता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल रूल्स है उसका पालन नहीं करता, मतलब वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो पहला देखिए ग्रेविटी के बारे में आपको बता रखा है कि भाई ग्रेविटी होती है एक फोर्स होता है जो हमें पृथ्वी पर बांधे रखता है। बिल्कुल सही बात है कि आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो अट्रैक्शन प्रवृत्ति का होता है और ये हमको एक दूसरे से बांधे रखता है, ठीक है। दूसरा, ग्रहों के चारों ओर तथा सूर्य की ओर गति, बिल्कुल ये आपका थोड़ा गलत हो जाएगा। ग्रहों के चारों ओर गति होती है ना, उसमें कई चीजें भाग लेती हैं, जैसे कि आपका
अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स, उनकी भी आपके कई चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको ग्रेविटी वहाँ पर नहीं लगती है, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है कि भाई ज्वार भाटा आते हैं वो भी आपकी ग्रेविटी के कारण ही आते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई ग्रेविटी का जो पालना नहीं करता है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं करता है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 56 वीडियो। आशा करते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो आपको बहुत ही पसंद आ रही है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और डाउट कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।